तो पहले 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो 5 मार्क्स में आपकी मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना आ सकता है, मैट्रिक्स मेथड आ सकता है आपका 5 मार्क्स में। नंबर 1, नंबर 2 क्रेमर्स रूल आ सकता है, नंबर 3 लियोनटोफ इनपुट आउटपुट मॉडल आ सकता है। ये नया आया इस साल, अभी ये नहीं था इससे पहले कोर्स में, मतलब बीकॉम लेवल पे तो था शुरू से, अभी नहीं था। और ये क्रेमर्स रूल भी 20 साल बाद वापस सीबीएसई ने इसको ऐड किया है, लेकिन ये कॉमर्स में पहले से था बीकॉम में। तो ये दोनों थोड़े से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स मेथड शुरू से था। तो हम एक काम करते हैं, हम इन तीनों का रिवीजन करते हैं आज, मैट्रिक्स मेथड, क्रेमर्स रूल और लियोनटॉफ इनपुट आउटपुट मॉडल का एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो, तो इससे क्या होगा, आप सबका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन मजबूत हो जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ वर्ड प्रॉब्लम वाला। चलो क्वेश्चन ये है, देखो 3 नंबर है, आप क्वेश्चन लिख लो शॉर्ट फॉर्म में। द सम ऑफ 3 नंबर्स, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 2। 3 नंबर को प्लस करने से 2 आता है, ये दिया हुआ है। फिर आगे लिखो ट्वाइस द सेकेंड नंबर, ट्वाइस द सेकेंड नंबर। अगर आप सेकेंड नंबर के ट्वाइस को ऐड कर देते हो, इज एडेड टू द सम ऑफ द, टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड। अगर आप सेकेंड नंबर के ट्वाइस को ऐड कर देते हो सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड में, तो सम आता है 1। द सम इज 1, फुल स्टॉप। by adding second and third number, by adding second and third number, अगर आप सेकेंड और थर्ड नंबर को ऐड करते हो तो ये होता है, नहीं, by adding second and third number to 5 times the first number, to 5 times the first number। अगर आप 5 टाइम्स फर्स्ट नंबर में सेकेंड थर्ड नंबर ऐड करते हो तो वी गेट 6 मिलता है। फाइंड द 3 नंबर्स। अब ये देखो एक सिंपल सी वर्ड प्रॉब्लम है और इसमें लिखा हुआ है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। किसी को पता है मैट्रिक्स मेथड का एक और नाम बताता था हमें? मैट्रिक्स मेथड का एक और नाम होता था, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा लिखा। एनीबॉडी रिमेंबर मैट्रिक्स मेथड का एक और नाम क्या था? जैसे क्रेमर्स रूल है वैसे एक नाम था। आई एम ऑडिबल? यस सर। मार्टिन्स रूल कहते हैं इसको, मार्टिन्स रूल, मार्टिन का बनाया हुआ। चलो फटाफट से करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आप एक काम करो, 3 नंबर से एज्यूम कर लो। लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी एक्स वाई जेड। अभी अंडरस्टूड है कि हमने पहले को एक्स लिया है, दूसरे को वाई और तीसरे को जेड। अब जरा फटाफट से आप 3 इक्वेशन फ्रेम करके देखो, बन जाएंगे क्या? यस सर। पहली इक्वेशन बताओ केतन। सर x plus y plus z equal to 2। ठीक है, पहली इक्वेशन ठीक है। दूसरी बताओ। x plus 2y plus z equal to 1। प्लस जेड, ये भी ठीक है। तीसरी बताओ। 5x plus y plus z equals to 6। y plus z equal to 6, ये भी ठीक है। भैया बाकी लोग बताओ, क्या तीनों इक्वेशन क्लियर है? यस सर। सिंपल है ना। देखो पहले तो तीनों नंबर का सम 2 रख दिया, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्वाइस द सेकंड, सेकंड का ट्वाइस क्या, देखो 2y, उसको फर्स्ट और थर्ड के सम में ऐड कर दिया तो 1 आया। फिर सेकंड और थर्ड को ऐड कर दिया, यानी y और z को ऐड कर दिया x के 5 टाइम्स में, तो 6 आया। ये 3 इक्वेशन फ्रेम हो गई। इक्वेशन फ्रेम करने का मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा 1 मार्क मिलना चाहिए। अगर ब्लूप्रिंट के हिसाब से चले सीबीएसई के तो 1 मार्क मिलेगा फ्रेमिंग द इक्वेशन। चलो अब हम क्या करेंगे,
इक्वेशन तो फॉर्म कर ली है, अब आप यहाँ पे तीन मैट्रिक्स बना देते हैं मैट्रिक्स मेथड में। लेट करो एक ए मैट्रिक्स, फर्स्ट इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट्स ले लो 1 1 1, फिर सेकंड रो 1 2 1, फिर थर्ड रो 5 1 1। तो सबसे पहले हमको एक मैट्रिक्स ए बनाना पड़ता है, फिर एक बनाओ आप एक्स मैट्रिक्स जिसमें कॉलम वाइज लिखोगे एक्स वाई जेड इस तरह से इसी ऑर्डर में। फिर एक बनाओगे बी मैट्रिक्स, ये भी कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसमें आप लिखोगे लास्ट वाली तीनों वैल्यू जो कांस्टेंट है ना 2 1 6, ये भी कॉलम में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक स्टेटमेंट आती है, आप ये स्टेटमेंट लिखते हो यहाँ पे अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज। कैसे लिखना होता है, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक्स मैट्रिक्स इक्वल टू बी। फिर मार्टिन रूल क्या कहता है, दोनों साइड से ट्री मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स से। ट्री मतलब देखो ये पहले इनवर्स दिखाना है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, फिर ए इनवर्स इंटू ए को आई मैट्रिक्स बना दो, इधर ये रह गया ए इनवर्स बी। फिर आइडेंटिटी इंटू एक्स मैट्रिक्स को एक्स मैट्रिक्स बना दो, ये होता है मार्टिन रूल। इसको हाईलाइट कर दो। ये सब लिखने के कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में आपको मार्क्स मिल जाते हैं। मैट्रिक्स बनाना, ये सब लिखना, सबके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। कितना क्लियर है अभी सबको? यस सर। अब बताओ ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होता है, किसी को याद हो तो? अगर ए इनवर्स यस, ये डिटरमिनेंट निकालना जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये जीरो आ गया ना तो क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट रो से इसके कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी समझो कैसे करते थे, फर्स्ट वैल्यू 1 लिखो, इसके साथ इसका कोफैक्टर लो। कैसे लेंगे, फर्स्ट को एलिमिनेट कर दो, फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दो, 2 1 1 1 बचा, 2 1 जा 2 हो गया और -1, तो 2 में से 1 गया, इसका कोफैक्टर 1 आ गया। फिर प्लस दूसरा 1 ले लो, ये वाला 1। अब इसके अलावा ये वाला कॉलम गया, सेकंड वाला, और फर्स्ट वाली रो गई। 1 इंटू 1 1 और 5 इंटू 1 5, 1 में से 5 गए -4, लेकिन मैंने लिखा है +4, बताओ क्यों? -4 क्यों नहीं लिखा मैंने? वो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। एक्चुअली ये वाला कोफैक्टर -9 लेके आता है और ये पहले से ही माइनस आ रहा है, इसलिए प्लस हो गया। तीसरा निकालते हैं, चलो 1 वाला। ये फर्स्ट रो गई, थर्ड कॉलम गया, 1 इंटू 5 सॉरी 1 इंटू 1 1, 5 इंटू 2 10, 1 में से 10 गया, -9, ये -9 ही लिखा जाएगा। सॉल्व करते हैं, ये आ गया 1 + 5 -9, 6 में से 9 गए, -3 आ रहे हैं। आप टीचर को बताओगे ये 0 के इक्वल नहीं है, इसीलिए आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इतना लिखना। अब बात आती है एक डिटरमिनेंट ए के बाद एडजॉइंट। तो -4 आएगा, तो 1 into 4 4 सॉरी मैंने इसको यस सर। आप करेक्ट करें, मैंने इसको 5 लिख दिया, ये -4 है। चलिए, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। चलो अब बताओ ए इनवर्स निकालने के लिए अब क्या चाहिए? डिटरमिनेंट तो निकाल लिया, किसी को याद है? एडजॉइंट एडजॉइंट ए। अब आपको याद होगा हमने एडजॉइंट निकालने का एक अलग मेथड यूज किया था कि एप्लीकेबल भी है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना, फिर से समझाऊंगा पूरा। पहले फर्स्ट टू लिख लो, मतलब पूरे मैट्रिक्स को बाहर कॉपी कर लो। ये जो मैट्रिक्स है ना 1 1 1 1 2 1 5 1 1, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 1 1 1 2 1 5 1 1। पहले पूरा लिख लिया, उसके बाद फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे रिपीट करना है 1 1 5, फिर सेकंड कॉलम को रिपीट करना है 1 2 1, बस फर्स्ट और सेकंड कॉलम। अब ऊपर वाली रो को नीचे रिपीट करना है, पूरी ऊपर वाली रो नीचे रिपीट होगी, सारे 1 1 1 है, 1 1 1 1 1। फिर सेकंड रो उसके नीचे रिपीट करनी है 1 2 1 1 2। उसके बाद फर्स्ट रो पे कट लगाना है, यूज नहीं करनी है आपको, ये ऐसे कट लगा दो, और ऐसे ही आपको फर्स्ट कॉलम पे कट लगाना है, ये यूज नहीं करने है इसका मतलब। अब हम शुरू करेंगे अपना डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना। देखो कैसे निकालते थे एडजॉइंट, यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट एडजॉइंट ए, मैट्रिक्स बनाना शुरू करेंगे। देखो चलेंगे कॉलम वाइज, लिखेंगे रो वाइज, ऐसे 2 इंटू 1 2 -1, पहला को फैक्टर 1 आ गया। फिर और नीचे चलो 1 इंटू 1 -1 इंटू 1 0 हो गया, और नीचे चलो 1 इंटू 1 -2 इंटू 1, ये -1 हो गया। अब बीच वाले कॉलम में आ जाओ, 5 -1 4, फिर 1 -5 -4, फिर 1 -1 0, ये स्पीड से हो जाता है काफी। फिर 1 -10 -9, फिर 5 -1 4,
और फिर 2 - 1 + 1, ये रहा जी एडजॉइंट, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। और अब ए इनवर्स का फॉर्मूला शो करेंगे आप टीचर को, 1 डिटरमिनेंट ए और इनटू एडजॉइंट ए। अब डिटरमिनेंट पुट कर लो भाई, आपने निकाला था वो -4, और यहाँ पे पूरा एडजॉइंट रख लो ये वाला। ये यहाँ तक हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये हमारा सेकंड पेज हो गया। अभी मैं टर्न कर लूंगा पेज, पहले क्वेश्चन खत्म कर लूँ। अब आप आ जाओ सीधा सीधा मैट्रिक्स मेथड में। ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं मार्टिन्स रूल, x = a इनवर्स। तो ये पुट कर दो अब जरा, x = x मैट्रिक्स है x y z, ये लिख लो, इक्वल टू a इनवर्स। a इनवर्स हमने अभी निकाला है, वो जरा नोट कर लो यहाँ पे, 1/-4। और क्या है ये, जरा बोल देना क्या एडजॉइंट है, मुझे टर्न करना पड़ेगा बार बार, नहीं तो 1 0 - 1। सेकंड रो में क्या आ रहा है, 4 - 4 0 थर्ड रो -9 4 1। ठीक है, इसके साथ आ जाएगा हमारा वो बी मैट्रिक्स जो हमने शुरू में कॉलम में बनाया था ना, वो देख लेते हैं क्या था जरा। वो है 2 1 6 वाला। बस अब इसकी मल्टीप्लाई जरा ध्यान से करनी है। रफ पेपर यूज करता हूँ, देखो मैं तो हमेशा, आप भी यूज करो। 1 × 2 2, फिर 0 × 1 +0, फिर -1 × 6 -6, ये आई पहली वैल्यू -4। फिर 4 × 2 8, -4 +0, ये आई दूसरी वैल्यू +4। फिर तीसरा -18 +4 × 1 4 +6, तो 10 में से 18 गए, ये आया -8। अब 1/-4 से सबको मल्टीप्लाई करो, ये 1, ये -1 और ये 2। तो ये लो जी आपके नंबर्स आ गए। x है 1, y है -1 और z है 2। ये वो 3 नंबर्स हैं जो मिसिंग। वेटेज 5 मार्क्स, उससे नीचे नहीं आता। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है किसी वर्ड प्रॉब्लम को डालने का, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम रियल लाइफ से रिलेटेड होती हैं। अब अगर प्रॉब्लम है तो पूछो, मैं फिर से समझाऊंगा, कोई भी पॉइंट अगर अब लग रहा है आपको। आई थिंक क्लियर है सर सबको। अच्छा, मानसी मैम ने शायद वेटिंग रूम में, 1 मिनट। अच्छा जानवी, मैं एडजॉइंट फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। एडजॉइंट फिर से देखो, एक्चुअली जो एडजॉइंट का मेथड है ना, ये एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी तो वैसे फॉलो करती है को फैक्टर्स निकाल के, हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन को फैक्टर्स का मेथड थोड़ा डिफरेंट है। एक बार सुनो क्या करना है। पहले जो मैट्रिक्स होता है ना, पहले इसको पूरा कॉपी कर लो, पूरा एज इट इज, 1 1 1 1 2 1 5 1 1। देखो मैंने पूरा कॉपी कर लिया, 1 1 1 1 2 1 5 1 1। अब क्या करना है, ध्यान से देखना। अब आपको पहले वाले कॉलम को रिपीट करना है, 1 1 5 को रिपीट करना है, 1 1 5 आ गया। फिर दूसरे कॉलम को रिपीट करना है, 1 2 1, ये 1 2 1 दूसरा कॉलम आ गया। तो शुरू के 2 कॉलम रिपीट करने हैं। अब जो टॉप वाली रो है वो इसके नीचे कॉपी करनी है, 1 1 1 1 1। फिर सेकंड वाली रो उसके नीचे कॉपी करनी है, 1 2 1 1 2। ये सब हो गया। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर दिया, मैंने रेड लाइन बना दी, मतलब ये यूज नहीं करनी, और ये फर्स्ट कॉलम यूज नहीं करना। तो ये बचे कुछ अब जो है इनको यूज करना है। कैसे लिखना है देखो, एडजॉइंट स्टार्ट करेंगे हम सीधा, और चलेंगे कैसे, करेंगे कॉलम वाइज, लिखेंगे रो वाइज। देखो कैसे, 2 × 1 2, -1 1 आया देखो। और नीचे चलो, 1 × 1 -1 × 1 0 आया। और नीचे चलो, 1 × 1 -2 × 1 -1 आया। फर्स्ट रो कंप्लीट, सेकंड रो में आ जाओ। अब बीच के 2 कॉलम ले लो, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, 1 - 1 0। अब थर्ड में आ जाओ, बिल्कुल लास्ट वाले में, 1 - 10 -9, फिर 5 - 1 4, और फिर 2 - 1 1। लो हो गया देखो एडजॉइंट, बहुत फास्ट आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, फास्ट तो छोड़ो, गलत नहीं होता किसी भी हालत में। अच्छा चलो, अब मैं इसका क्वेश्चन आपको रिवीजन में दूंगा, मैं अभी एक क्रेमर्स रूल डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा इसमें एक चीज और, हाँ मैं भूल गया बताना, वो भी आपको बता दूं, आज तक रिवीजन कर लेते हैं ना। ये तो एक्स वाई जेड हो गया हमारा सॉल्व।
अब मान लो किसी क्वेश्चन में मैट्रिक्स मैथड की बात कर रहे हैं, डिटरमिनेंट जीरो आ जाए, डिटरमिनेंट जीरो आएगा तो भाई वहां पे तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आप लिखोगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखो दो केस बनते हैं। केस नंबर 1, आप एडजॉइंट ए निकालोगे, जैसे निकालना आता है आपको, ठीक है। एडजॉइंट ए निकाल के उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे। बी मैट्रिक्स मानो कौन सा वाला, जो ये आप कॉलम से बनाते हो ना, लास्ट वाले कॉलम से, ये वाला 2 1 6। एडजॉइंट ए निकाल के बी से मल्टीप्लाई करोगे, हो सकता है ये जीरो आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए। अगर ये जीरो आ गया तो यहाँ पे सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आप ये लिखोगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट होता है लेकिन इनफाइनाइटली मैनी होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन है या नहीं है, तो हम बोल रहे हैं जी सॉल्यूशन तो है, कंसिस्टेंट है, लेकिन कैसी नेचर है उसकी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। छोड़ दोगे, नहीं निकालोगे। और केस 2, वैसे मैंने आपको निकालने बताया भी कि अगर आपको याद हो, केस 2, अगर आपने एडजॉइंट ए निकाल के उसको बी से मल्टीप्लाई किया और हो सकता है वो नल मैट्रिक्स नहीं आया, तो यहां पर हो जाता है सॉल्यूशन आपका इनकंसिस्टेंट, है ही नहीं सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, या आप इसको लिख सकते हो नो सॉल्यूशन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना चेक करके छोड़ दिया जाता है, सॉल्यूशन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, ये भी नोट करो। ये कब करने हैं दोनों केस, किसी क्वेश्चन में मान लो आपको तो टीचर कंफ्यूज करने के लिए डिटरमिनेंट ऐसा दे रहे हैं जो जीरो आ जाए, अब बच्चे उसको आगे कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन कंटिन्यू नहीं करना है, तुरंत एडजॉइंट ए निकाल के मल्टीप्लाई बी से करके फिर चेक करके अपने रिजल्ट को फाइनल स्टेटमेंट में लिख के छोड़ना है। गॉट इट? यस सर। सबको आया सही में भाई? भाई मैं आगे चलूं बच्चों, बताओ कुछ, हाँ हूँ ना हूँ? यस। ओके, नानू, नानू तो बुजुर्ग लोग होते हैं भाई, नानू बोल दिया मैंने। चलो अब हम बात करते हैं क्रेमर्स रूल की इक्वेशन की, ठीक है। अब क्रेमर्स रूल देखते हैं। क्रेमर्स रूल क्या कहता है, इसके लिए भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल। क्रेमर्स रूल इस बार बोर्ड में आ सकता है, अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सालों के बाद, करीब 20 साल बाद एनसीईआरटी ने वापस डाला, और वो भी सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स में डाला। चलो तो इसका भी क्वेश्चन ले लेते हैं। और केपीएस वाले तो लिएंट ऑफ इनपुट आउटपुट मॉडल और जो है ये आपका क्रेमर्स रूल, ये जरूर प्रैक्टिस करना है। कहाँ गया क्रेमर्स रूल? आगे चलना है, क्रेमर्स रूल नहीं है। चलो जी क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर्स रूल। आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लो सॉल्व यूजिंग क्रेमर्स रूल। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, सीधा सीधा इक्वेशन ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये सबसे आसान होता है, बहुत ही आसान होता है ये। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, 5x - 7y प्लस z इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन 6x - 8y माइनस z इक्वल टू 15। एंड थर्ड इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 6z इज इक्वल टू 7। आपने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया मान लो, ठीक है, आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप लेट करना है एक डिटरमिनेंट डी, कैपिटल डी। डिटरमिनेंट है, याद रखेंगे, मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए आपको दो वर्टिकल लाइन बनानी है ऐसे,
कुछ बच्चे मैट्रिक्स का साइन बना लेते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इक्वेशन के कोफिशिएंट से बनाना है इस डिटर्मिनेंट को। जैसे इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लेते हैं, 5 -7 1, 6 -8 -1, फिर 3 2 -6, और इसको एक्सपेंड करना है फर्स्ट रो से, बिल्कुल जैसे पहले किया था। 5 लिखा, 5 के साथ का कोफैक्टर लेते हैं, देखो पहली रो गई, पहला कॉलम गया 48 और माइनस माइनस प्लस 2 50 हो गया। दूसरी वैल्यू नोट की -7, अब इसका कोफैक्टर लेंगे -36 और -36 में हो गए +3। वैसे तो देखो आ रहे हैं -33, लेकिन मैं लूंगा +33 क्योंकि इसका कोफैक्टर साइन चेंज करके लेते हैं। फिर +1 12 12 और माइनस माइनस +24, 12 + 24 36। जरा सिंप्लीफाई कर लो इसको, 150 ये हो गए, 233 ये नहीं 231 ये हो गए, 36 ये हो गए। कितना हो गया देखना, सॉरी 250 है ये, 150 नहीं है। 250 माइनस 231, 19 19 और 36 हो गए 55। ये जीरो नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना, विच इज नॉट इक्वल टू 0। कोई इसमें कोई क्वेश्चन है तो किसी को पूछो। नो सर। अब आपको क्या करना है, अब एक आपको सेकंड डिटरमिनेंट बनाना है, ठीक है। उस डिटरमिनेंट को कई टीचर्स D1 बोलते हैं, कई पब्लिशर D1 बोलते हैं, और कई टीचर्स या पब्लिशर उसको DX भी बोलते हैं। इसका मीनिंग ये होता है, जो ये x वाला कॉलम है, ये पहला वाला कॉलम है ना, ये x वाला होता है, देखो सारे कोफिशिएंट x के होते हैं, देखो इसमें 5 6 3, ये देखो 5 6 3, तो इसलिए इसको डिटरमिनेंट ऑफ x भी बोल देते हैं, इसको डिटरमिनेंट ऑफ कॉलम 1 भी बोल देते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे बोलो। फिर एक डिटरमिनेंट और बनाएंगे यहाँ पे हम, इसके अंदर फर्स्ट कॉलम को हटाना है आपको 5 6 3 को, और उसमें रिप्लेस करनी है आपको ये वाली कांस्टेंट वैल्यू 11 15 और 7 बस। तो ये फर्स्ट कॉलम देखो आ गया आपका 11 15 7, बाकी के कॉलम सेम रखने हैं, कोई चेंज नहीं। चलो जी जरा इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, ये आप लोग जरा वैल्यूएट करो। पहले 11 के साथ को फैक्टर लो उसका, फिर -7 के साथ लेना, फिर 1 के साथ लेना। निकालो भी, चेक करो मेरे को। D1 या DX कुछ भी लिखा नहीं है। कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, 55 55 ही आ रहा है। ओके देखिए जरा, 11 के आगे लेते हैं तो 48 और माइनस माइनस 3 माइनस हो गए, 48 माइनस 2 46 आया भाई 11 के साथ को, नहीं ये 2 प्लस का है भाई, सॉरी 48 प्लस 2 50 आया 11 के साथ। फिर -7 समय के वैसे साथ आंसर आ गया। फिर D1 D2 D3 सारे निकाल लिए क्या? इसे D1 का 55। हाँ 55 आ रहा है, ठीक है बिल्कुल। 7 के साथ आ रहा है 15 6 90, -90 और +7, -90 +7 हो गए -83, लेकिन हम करेंगे उसको +83 क्योंकि माइनस साइन चेंज हो जाता है। और तीसरे वाले 1 के साथ आ रहा है 15 दूनी 30, 30 और माइनस माइनस 56, 30 और 56 हो गए 86। इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, 550 ये हो गया, 581 ये हो गए, और +86 ये हो गए, 31 माइनस 31 में 86 जोड़ दो, ठीक है भाई 55 ही आ रहा है भाई। ये चेक करो भाई, कोई मल्टीप्लाई वगैरह तो आप कर ही लोगे, मैं क्या समझाऊं। बोलो भाई क्लियर है, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो भाई, देखो फिर जल्दी Yes, sir. यस सर। अच्छा अब मेरे को बताओ D2 में क्या होगा। अब एक और बनेगा ना डिटरमिनेंट D2 या DY कह लो उसको, उसमें क्या करोगे? और उसमें 11 15 और 7। यस, उसमें जो ये बीच वाला कॉलम है ना D का, -7 -8 -2, ये बीच वाला कॉलम हटा के उसकी जगह 11 15 और 7 डाल देंगे, और D वाले के फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम रखेंगे, कुछ इस तरह से। जो आपका D2 होगा, या आप इसको DY कह सकते हो एग्जाम में, कुछ लोग D2 कहते हैं, कुछ लोग DY कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो उसमें फर्स्ट कॉलम सेम रखना 5 6 3, सेकंड कॉलम चेंज कर देना, उसकी जगह कांस्टेंट वैल्यूज आ जाएंगी 11 15 7, थर्ड कॉलम सेम आ जाएगा 1 -1 -6। इसको भी भाई सॉल्व कर लेना। ये कितना आ रहा है केतन, ये वाला निकाला है -55। yes ओके भाई आप लोग सब सॉल्व करके देख लेंगे, -55 आएगा। फिर एक D3 ले लेंगे जिसको हम DZ भी कह सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। और फिर इसमें भी हम ये डिटरमिनेंट बना लेंगे। इसमें थर्ड कॉलम रिप्लेस करेंगे, डी वाला जो था ना शुरुआत वाला वही वाला डी, लेकिन थर्ड कॉलम रिप्लेस कर देंगे। तो पहला कॉलम 5 6 3 वाला ले लेंगे, दूसरा कॉलम था उसका -7 -8 2, ये वाला रहने देंगे। और तीसरे वाले कॉलम को खाली करके यहाँ ले लेंगे 11 15 7। ये कितना आ रहा है D3 केतन सॉल्व करके? सर ये भी -55 आ रहा है। -55 आ रहा है। चलो अच्छी बात है, सारे 55 आ गए। बस अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल अगर x की वैल्यू चाहिए तो D1 डिटरमिनेंट को D से डिवाइड कर लो, अगर y की वैल्यू चाहिए तो डिटरमिनेंट D2 को D से डिवाइड कर लो, और अगर z की वैल्यू चाहिए तो डिटरमिनेंट D3 को भी D से डिवाइड कर लो। खत्म। ये होता है जी क्रेमर्स रूल। बस इसमें क्या होता है, बार बार लिखने में ना थोड़ा सा आलस आता है, बार बार डिटरमिनेंट बनाने पड़ते हैं 3 3 4 4, थोड़ा सा वो एक मल्टीप्लाई करने में बोर से हो जाते हैं करते करते। बोलो जी, क्लियर है? यस सर। आया सबको सही में? तो x की वैल्यू बता दो ना क्या आ रही है जरा। सर 1 -1 -1 बस ठीक है, x तो वही हो गया 55/55 1 हो गई x की वैल्यू, डायरेक्ट लिख देना इसके बाद। x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू -55/55 -1 हो गई, z की वैल्यू भी -55/55 -1 हो गई। ये x y z की वैल्यू है यूजिंग क्रेमर्स रूल। हो गया? यस सर। Yes, sir. अब इसमें भी कंडीशन लिखाता हूँ मैं, आपको लिख लो। मैं कंडीशन इसलिए लिखा रहा हूँ कि आपकी 12th में आएंगी। बीकॉम में जब जाओगे हाँ तो करोगे करोगे, बीकॉम CA कोई अच्छा लेवल का कोर्स करोगे तो ये मैथमेटिक्स सामने आएगा आपके दोबारा। देखो इसमें भी अगर आपका शुरुआत में D0 आ जाता है, ठीक है, हो सकता है कि पहला ही D0 आ जाए, तो क्रेमर्स रूल फेल नहीं होगा। आपको क्या करना है, फिर ये चेक करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ D1, मैं D1 लिख देता हूँ, ठीक है ना, D1 D2 D3 ये निकालोगे आप सारे। इफ एटलीस्ट वन, कम से कम कोई एक, इनमें से कोई एक ऑफ दीज, इनमें से कम कोई एक अगर नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं है, हो सकता है आपने D1 निकाला और वो जीरो नहीं है, वो 5 है 4 है कुछ और है, तो वहीं पे क्वेश्चन स्टॉप करना है आपको और लिखना है जो आपका सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन है। ये पहला केस है। अगर D1 जीरो आ गया मान लो, तो फिर आप क्या करोगे, फिर D2 चेक करोगे। अब मान लो वो जीरो नहीं आया, फिर स्टॉप करोगे, D3 नहीं निकालोगे, फिर वो लिखोगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। और अगर D2 भी जीरो आ गया तो आप D3 निकालोगे, D3 जीरो नहीं आया आप फिर वही लिखोगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। और अगर D3 भी जीरो आ गया तो ये आपका दूसरा केस हो गया, D1 D2 और D3। अगर ये सब जीरो आ जाए तो यहाँ पर सॉल्यूशन कंसिस्टेंट बन जाएगा। और मालूम है उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर? Yes. आप
नोट करो, मुझे भी और भी कुछ लिखवाना है। डन? Yes. अच्छा, Yes. ओके। अब देखो क्रेमर्स रूल में आगे बढ़ाता हूँ मैं आपको। अब इसमें आती है होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस, होमोजीनियस में क्या होता है, ये जो आप करते हो ना, ये जो आपने ये सभी क्वेश्चन सॉल्व किया, ये होती है नॉन होमोजीनियस, जिसमें इस तरफ कांस्टेंट्स दिए होते हैं कुछ, जैसे 11, 15, 7। अगर ये तीनों जीरो दे दें ना यहाँ पे हमें, ये 11, 15, 7 की जगह, तो वो होमोजीनियस इक्वेशंस कहलाती हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ क्रेमर्स रूल ही सॉल्व कर सकता है, मार्टिन्स रूल फेल हो जाएगा। तो होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में सुनते हैं हम जरा। देखो जैसे मैं काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक मिनट, एग्जाम्पल ही नहीं मिल रहा। मैंने पहले करवाया था आपको होमोजीनियस या नहीं करवाया था? पहले वाले जो करवाया था, जो पहले चैप्टर हुआ था ये वाला, करवाया था सर। चलो मैं आपको ऐसे ही बताया था। मेरे को एग्जाम्पल नहीं मिल रहा, मुझे तो एग्जाम्पल से बताता अच्छा समझ में आता है। कोई एग्जाम्पल नहीं मिल रहा। चलो मैं आपको ना ऐसे ही लिखवा देता हूँ। देखो इसमें ना कोई एग्जाम्पल मेरे को मिल नहीं रहा है। सर आपने जो लास्ट टाइम करवाया था वो क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास? हाँ सर, 2 एग्जाम। चलो मैं ना आपको ऐसे बताता हूँ। चलो एक एग्जाम्पल बोलना। वैसे क्या इक्वेशन है आपके पास? x minus 2y plus z ओके, equals to 0. ठीक है। x plus y minus z इक्वल टू 0 होगा ये भी। तीसरी वाली? 3x plus 6y minus 5z. अब देखो होमोजीनियस में ना दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो ये होता है, सबसे पहले आप क्या करो, इसका डी निकालते हैं। ठीक है, आपने डी निकाला, जैसे 1 -2 -1 1 1 1 1 1 -1 सॉरी, फिर 3 6 -5। ठीक है, सबसे पहले आप इसका डी निकालो। इसका डी आएगा 1 इंटू -5 + 6 1,
फिर -2 के साथ आएगा -5 और +3, -2 +2 कर देंगे, फिर -1 के साथ आएगा 6 -3 3। इसका जो डी आ रहा है ये आ रहा है 1 -4 -3, मतलब -6 आ रहा है। कुछ गड़बड़ लग रहा है। अच्छा ये देखो मैंने प्लस वाले -1 को +1 लिया प्लस है। हाँ सर। मेरे ख्याल से ये 0 आना चाहिए। दोबारा देखते हैं सॉल्व करके। ये आएगा 1 के साथ आएगा -5 + 6 यानी 1, फिर -2 के साथ को फैक्टर आएगा -5 और +3, -2 का +2 बना देंगे, फिर 1 के साथ आएगा इसका को फैक्टर 6 -3 3। सॉल्व करते हैं 1 0 आ रहा है सर। 4, ये 0 आ रहा है। अगर आपका पहला डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो यहाँ पे आपको लिखना है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के, होमोजेनियस इक्वेशन के कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था। ठीक है, होमोजेनियस में क्या कंडीशन याद रखनी है? अगर पहला डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो आपको क्या कंडीशन डालनी है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर सेकंड केस हो सकता है डिटरमिनेंट 0 ना आए, ये भी तो हो सकता है, डिटरमिनेंट 0 नहीं आता मान लो। इक्वेशन कौन सी बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं होमोजीनियस के बारे में। होमोजीनियस में अगर आपका डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है, कुछ और आ जाता है, तो क्या करना है? याद है किसी को? अगर सर डिटरमिनेंट अगर 0, 0 नहीं आएगा हाँ, तो हाँ उसका तो सर। ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। हाँ सर। ट्रिवियल समझते हो? ट्रिवियल का मतलब होता है बहुत तुच्छ, मतलब बहुत ही छोटा। और वो ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? सिर्फ ये होता है x0 y0 एंड z0, सिर्फ और सिर्फ यही सॉल्यूशन होता है बस। इसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। और जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं, बहुत सारे निकल सकते हैं, वो होते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। मतलब छोटे नहीं है, काफी वैल्यूज हो सकती है उनकी। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब, ट्रिवियल माना होता है बहुत छोटा, बहुत तुच्छ, मतलब इतना तुच्छ के आप इग्नोर मार सकते हो इसको। और वो सॉल्यूशन क्या होता है? x0 होता है, y0 z0 होता है। ये होमोजेनियस की कंडीशन के लिए होता है। तो आई रिपीट, अगर बोर्ड में होमोजेनियस इक्वेशन आ जाती है या नहीं आती आपके नॉलेज के लिए, तो पहले आप डिटरमिनेंट डी निकालो। इसके आगे समझ जाओ, आपको D1 D2 D3 कुछ नहीं निकालना, बस डी निकालो। अगर 0 आ जाए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस लिखो, और अगर 0 नहीं आए तो लिखो देयर इज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन x0 y0 z0। बस यही सॉल्यूशन पॉसिबल है और कुछ पॉसिबल नहीं। नहीं आया समझ में? आ गया सर। आ गया, सबको आ गया? यस। अच्छा चलो, फटाफट से आप मेरे को, मैं एक इक्वेशन को ना होमोजेनियस बना के देता हूँ आपको। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो आप मुझसे, ये एक सेकंड इक्वेशन ले लो, होमोजेनियस है, और ये एक थर्ड ले लो। अब आप मुझे फटाफट से इसका डी बता दो क्या आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो आपको पता है क्या लिखना है, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो आपको पता है क्या लिखना है। जरा डी निकाल दो बस इसका। होमोजीनियस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ तीनों कांस्टेंट 0 है। क्या आ रहा है इसका डी? 10 10। 10 आ रहा है। 10 आ रहा है, मतलब कि 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब। फिर तो अगर डी 10 आ रहा है तो विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन क्या हुआ बताओ? ट्रिवियल। ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन, एंड दैट इज x0 y0 and z0। दैट्स ऑल, राइट? चांस है नहीं बोर्ड में आने का, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। चांस तो बोर्ड में ये रहेगा कि डी सिंपल वाला क्वेश्चन देंगे आपको जिसमें D0 नहीं आता, और फिर आपके D1 D2 D3 निकलते हैं और x y z की वैल्यू आती है, जिसको बोलते हैं आप यूनिक सॉल्यूशन।
ओके सर। चलो अब मैं आपको ना यूनिट ऑफ में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि बड़ा हो जाएगा। मैं आपको इसके बदले में कुछ एक एक नंबर की प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ 1 मार्क वाली। वैसे तो आपको याद होगी सारी, फिर भी फटाफट से नोट करते जाना। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट याद है किसी को? अगर ए इनवर्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहिए तो 1 मार्क के लिए आता है ये। एनीबॉडी? चलो लिखो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है, ठीक है। दूसरी लिखो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट अगर चाहिए, मैट्रिक्स एडजॉइंट ए का, तो एडजॉइंट निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है। डिटरमिनेंट ए निकालो, उसकी पावर n-1 करो। n बताओ यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे n क्या इंडिकेट करता है? एनीबॉडी? n? ऑर्डर। यस, करेक्ट, ऑर्डर। जैसे अगर ऑर्डर मान लो 3 into 3 बोला जाएगा, तो बताओ n की वैल्यू कितनी लोगे आप उस केस में? 3। 9 मत ले लेना, वो तो 9 के एलिमेंट्स हो गए। अगर 3 into 3 बोल रहे हैं ऑर्डर, तो n की वैल्यू 3 ले लेना इसमें, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड में आ जाओ। अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालते हो, तो आपने क्या करना है, इस k को यहाँ से बाहर निकाल देना है डिटरमिनेंट से, और पावर n लगानी है इसकी, और डिटरमिनेंट खाली a के पास रह जाएगा। इसके भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं बोर्ड में। नंबर 4 लिखो। अगर आपने ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना है, या एडजॉइंट ए मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना है, दोनों रिजल्ट सेम आएंगे, और इस रिजल्ट की वैल्यू आपको याद रखनी होती है, ये डिटरमिनेंट ए इंटू आई मैट्रिक्स होता है। तो जब भी ए इंटू एडजॉइंट ए पूछे तो एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, उसके साथ आई मैट्रिक्स पुट कर दो। फिर इन्हीं तीनों को मैं अगर मैं डिटरमिनेंट में कर लूँ, ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट पूछ लिया जाए, या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए का डिटरमिनेंट पूछ लिया जाए, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ए रेज टू दी पावर n n हो जाएगा। यस, ठीक है। 5 ही नोट करो, जब नोट करोगे मुझे बताना, मैं पेज टर्न करूंगा। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ये फिर से याद कर लो, क्योंकि इस पे 3-4 क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड में भी, 3 से 4। नोटेड सर। नेक्स्ट चलते हैं। अगर किसी का छूट गया तो मुझे बताना, मैं टर्न कर लूंगा। 6 प्रॉपर्टी। हो सकता है आपसे एडजॉइंट निकलवाया जाए, फिर से एडजॉइंट का, पहले एडजॉइंट निकालो फिर एडजॉइंट निकालो, डबल मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है। आप डिटरमिनेंट ए निकालो, उसकी पावर a n to the power n -2 minus 1 का होल स्क्वायर। हाँ, नहीं डिटरमिनेंट नहीं है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। अच्छा अच्छा। तो एक डिटरमिनेंट ए की पावर में n-2 रख के इसको सॉल्व करो, और इस नंबर को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो बस। तो एक भी एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुमने बताया जो वो ये था, देखो 7 प्रॉपर्टी, वो सर उसका डिटरमिनेंट का है भी। वो इसी का डिटरमिनेंट हो गया। ये पूछा जाता है बोर्ड में, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ये होता है डिटरमिनेंट ए टू दी होल पावर n-1 होल स्क्वायर। ये भी एनसीईआरटी में कवर नहीं है ना, छठा ना सातवां। 8 लिखो। अगर दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर के हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर डिटरमिनेंट निकालना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की डिटरमिनेंट ए एंड डिटरमिनेंट बी। यस, डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट बी हो जाएगा, अलग अलग डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 9 लिखो। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, मतलब पहले ए ट्रांसपोज किया, उसका एडजॉइंट निकाला, या फिर पहले एडजॉइंट निकाल लिया और उसके बाद उसका ट्रांसपोज ट्रांसपोज किया, तो ये रिजल्ट दोनों हमेशा सेम रहते हैं, इक्वल। यस। 10 ए ट्रांसपोज करके उसके बाद उसका इन्वर्स निकाला गया, या फिर पहले इन्वर्स निकाल लिया गया और बाद में ट्रांसपोज कर लिया, ये भी हमेशा इक्वल है। 11 एडजॉइंट ऑफ के मैट्रिक्स इनटू के इंटू ए मैट्रिक्स, पहले किसी मैट्रिक्स को के मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालना है, तो आप ऐसे लिख सकते k हो to the इसको, power n-1 एडजॉइंट है। के बाहर निकल के आ जाएगा एडजॉइंट से, पावर n-1 हो जाएगी, एडजॉइंट खाली आप फिर ए का निकाल सकते हो। कम यूज होती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में इसका क्वेश्चन भी है। अब आप ये नोट करो, देखो इनको याद करना बहुत जरूरी है, लिखना तो बहुत आसान है, देख देख के तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एग्जाम में अगर याद नहीं आई तो फिर बहुत मुश्किल लगेगा।
नोट कर लें तो मुझे बता दें। और सर ये आपने शायद कराया था पहले। ये सारी करवा रखी है, मैं बस रिवीजन हाँ के सर। उस पर ना एक बार सारी रिकैप कर रहा हूँ एक साथ। हो सकता है इधर उधर अच्छा लिखी हुई हो तो वो सारी एक साथ हो जाएंगी आपके पास अब। ठीक। ओके। यस सर। अच्छा, क्या देखो, मान लो क्वेश्चन में कहता है ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, हमेशा 2x2 या 3x3 ऑर्डर में मिलेगा, लेकिन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो किसी को खास बात पता है इसके सिंगुलर मैट्रिक्स की, कैसा मैट्रिक्स होता है ये? यस, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। इस पे क्वेश्चन देखो ऐसे पूछते हैं, एक मैट्रिक्स दे देंगे x 2 3 4, ऐसी रैंडम ले लिया है, ऐसे दे देंगे मैट्रिक्स और लिख देंगे ये सिंगुलर है, कहेंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, कहेंगे चलो ठीक है, क्या करना है, कहेंगे x निकाल लो। अब अगर सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो x नहीं निकल सकता, और अगर पता है तो सिंपल सिंपल सॉल्यूशन स्टार्ट करो, इसका डिटरमिनेंट यहीं पे कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आएगा, 4 इंटू एक्स 4x और -6 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 6/4। ये देखो खत्म क्वेश्चन। तो पता होना चाहिए बस कि सिंगुलर मैट्रिक्स है क्या। डन, लिखा। यस सर। अब ये लिखो, ये देखना कैसा मैट्रिक्स है ए। बताओ इस मैट्रिक्स का नाम बताओ, स्पेशल है। सर यस, डायगोनल मैट्रिक्स है। ऐसे मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं जिनके इस कॉलम में तो 3 नंबर हैं, कोई से भी 3 नंबर, बाकी के एलिमेंट 0 हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में 2 चीजें याद रखोगे, एक तो इसका डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट चाहिए, कोई एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट जो ये कॉलम है ना, ये जो ऐसे कॉलम, ये सॉरी डायगोनल जा रहा है, इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना बस, ये इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट हो गया। और इसके बारे में एक बात और मैं ऊपर लिखूंगा, इस मैट्रिक्स का अगर इनवर्स पूछ लिया जाए तो डिटरमिनेंट एडजॉइंट वगैरह कोई निकालने की जरूरत नहीं होती है, सीधा इनवर्स पुट कर सकते हो, सारे डायगोनल्स के एलिमेंट्स को रेसिप्रोकल करके लिख दो बस। ये एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की 2 चीजें याद रखनी है, एक तो डिटरमिनेंट कैसे निकलता है और इनवर्स कैसे लिखा जाता है। नोटेड सर। देखो इनको भी याद कर लेना, तभी मेरे लिखवाने का फायदा है, ये याद नहीं करोगे तो मेरा लिखवाया हुआ सब यूजलेस हो जाएगा। एक और लिखवाता हूँ, अभी और भी हैं लेकिन हम एटलीस्ट इतनी याद कर लेंगे आज। बताओ ये मैं क्या लिख रहा हूँ, A11 A12 A13 स्मॉल लेटर्स हैं ये मालूम है क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल लेटर्स, A11 A12 A13 इस कॉलम में क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये एलिमेंट्स हैं किसी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो हैं। जैसे मैट्रिक्स बनती है ना, उसके फर्स्ट रो में 3 नंबर होते हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कैपिटल A11 कैपिटल A12 और कैपिटल A13 से, और अब तीनों का सम कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो के को फैक्टर्स अपने ही एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके अगर ऐड होते हैं तो ये उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बन जाता है, ठीक है। और अगर आपने ऊपर नीचे करा, मान लो आपने कहा भी एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के रख लो, को फैक्टर्स किसी और रो के, जैसे सेकंड रो के रख लो, A21 इंटरचेंज कर लो, मतलब A22 और A23 देखो, और फिर ऐड करो, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमेशा 0 आएगा। तो अगर आप फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो फर्स्ट रो के को फैक्टर से, या सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हो सेकंड रो के को फैक्टर से, तो डिटरमिनेंट निकलेगा।
लेकिन अगर आप रो कोई और को फैक्टर्स किसी और रो के मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज गॉट इट। ओके सर। अभी और हैं 5 6 या 6 7 और होंगी, लेकिन आप जब नेक्स्ट क्लास में आए तो फिर प्लीज इनको याद करके आए। मैं लिमिट ऑफ इनपुट आउटपुट और प्लस इनके एक एक नंबर के क्वेश्चंस में आपको करवा दूंगा रिवीजन, लेकिन Okay. याद होनी चाहिए, है ना, तभी एग्जाम में फायदा होगा। मेरे विश्वास है। कोई डाउट किसी को पूछो भाई, कोई डाउट किसी को? सर बस एक चीज बोलनी थी। हाँ बोलो। सर एक बार आप सिलेबस एक बार बताओगे क्या क्या है क्या क्या नहीं है? बस मैं काम करता हूँ, मैं आपको एक्चुअली ना, पता ही नहीं चल रहा। हाँ मैं काम करता हूँ, मैं ना पूरा लिख कर ना पेपर पे लिख के क्लिक करके सेंड करता हूँ, आपके पास वो रहेगा भी। मैं उसको पूरा ना थैंक यू सर। एक्सरसाइज वाई लिख के ना क्लिक करके सेंड कर देता हूँ। ऐसे बोलूंगा Thank you, sir. एक्सरसाइज ये वाली ये वाली ये वाली तो नहीं सेंड आएगा। ठीक है, यस सर। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को याद करके रखना जरूर देखोगे। यस सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर। जय हिंद। गुड डे, जय हिंद।